Today in this video we are going to learn about the DNA replication. DNA replication. Now DNA replication occurs in both prokaryotes and eukaryotes. So if we talk about DNA replication, what is DNA replication? DNA replication का मतलब होता है कि DNA जब पूरा का पूरा ही रेप्लिकेट कर जाए, उसे हम बोलते हैं DNA रेप्लिकेशन. सेल साइकिल में जब सेल एंटर करता है तो सबसे पहले वो G1 फेस में जाता है, उसके बाद वो S फेस में जाता है. जैसे ही सेल साइकिल में सेल एंटर करता है तो इंटरफेस के सबसे पहले G1 फेस में जाता है, जहाँ पे वो ग्रोथ करता है. ग्रोथ करने के बाद जब उसे डिवाइड करना होता है तो डिवाइड करने से पहले वो सबसे पहले एस फेस में जाएगा. एस फेस में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट किया जाता है, ताकि जब आगे वो सेल एम फेस में जाएगा तो जब उस सेल से दो सेल आगे डिवाइड होंगे तो जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है वो दोनों डॉटर सेल्स को इक्वली मिल सके. अब ये तो हुआ कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो एस फेस में हो रही है. प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. तो मतलब प्रोकैरियोट्स का जो जीनोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म के अंदर ही उनका सारा जीनोम प्रेजेंट है. तो यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन भी कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. और डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ पे हो रही है? डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही है. तो साइट ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इन न्यूक्लियस एंड साइट ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इन साइटोप्लाज्म. अब डीएनए रेप्लिकेट करना है तो सबसे पहले डीएनए के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए किससे बना है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. अब न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं. कौन से? मेन बेस पेयर्स, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. तो इसके बारे में हमें जनरली पता होना चाहिए. अब जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं. अब एक डीएनए स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी है 5' 3' और 3' 5'. ऑलरेडी हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता है. तो ये पोलैरिटी यानी कि जो ये 5' 3' है ये किस वजह से आ रही है? ये पोलैरिटी इस शुगर मॉलिक्यूल की वजह से है. यानी कि जो शुगर मॉलिक्यूल है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? डीएनए को पोलैरिटी प्रोवाइड कर रहा है. मतलब हम न्यूक्लियोटाइड को पढ़ते हैं, ठीक है, हम न्यूक्लियोटाइड में पढ़ रहे हैं जो बेस पेयर है, ठीक है, वो बाइंड करता है डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ. डीऑक्सीराइबोस शुगर भी हमें पता है क्यों है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है. तो सेकंड पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं. अब जो शुगर का जो 5th कार्बन होता है इट इज़ अटैच्ड विद द फॉस्फेट, यानी कि ये हो गया 5' एंड. और जो ये 3' एंड है इस पे ये जो 3' एंड है इसका भी एक मेजर रोल है, क्योंकि ये 3' एंड यानी कि ये जो 3' एंड का ऑक्सीजन है ये आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या बनाता है? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बनाता है. तो यानी कि एक चेन जहाँ से स्टार्ट होगी उसका एक एंड होगा 5' और दूसरा एंड होगा 3'. वैसे ही जो इसकी ऑपोजिट यानी कि जो एंटी पैरेलल चेन चल रही है उसमें क्या होने वाला है? उसमें सेम 3' एंड दूसरी तरफ होगा और 5' एंड ऑपोजिट. यानी कि 2 जो चेन्स चल रही हैं वो आपस में एंटी पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं. अब ये भी क्लियर हो गया कि एक डीएनए की जो एक एंड है वो 5' फॉस्फेट की वजह से 5' है और दूसरा 3' OH की वजह से 3' एंड है. तो शुगर की वजह से पोलैरिटी आती है. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड 5' 3' और दूसरा 3' 5' पोलैरिटी रखते हैं. अगर हम स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन को, तो रेप्लिकेशन समझने के लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि रेप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए क्या क्या. देखो, डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो सबसे पहले डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होना ज़रूरी है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए. ठीक है, दोनों डीएनए हैं. हमें ये भी पता है कि जो 2 डीएनए हैं वो आपस में कैसे अटैच हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना. हमें ये भी पता है कि 2 जो स्ट्रैंड हैं वो आपस में किससे अटैच हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का होना ज़रूरी है,
ठीक है। दूसरी बात ये है भाई, हम रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यानी कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट किस पॉइंट से करना है, डीएनए का कौन सा पॉइंट है जहाँ से हम डीएनए को मेल्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस साइट को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ से जो डीएनए है उधर उससे मतलब कहाँ से है जो डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है, कहाँ से हम डीएनए को मेल्ट करेंगे। अब मेल्ट करने के लिए डीएनए में मतलब डीएनए के ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको मेल्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए। अब वो एंजाइम कौन सी है भाई, उस एंजाइम को हम बोलते हैं हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम आएगी जो डीएनए को क्या करेगी, डीएनए को जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको मेल्ट करने का काम करेगी। स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से। फिर उसके बाद एक और है, यानी कि आरएनए प्राइमर चाहिए। उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ, आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डीएनए को अगर हमने पॉलीमराइजेशन करनी है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी है, चेन बनवानी है डीएनए की, तो उसके लिए डीएनए पोल एंजाइम चाहिए, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात बोली, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए के अंदर वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं, यानी कि और राइस साइट के अंदर वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आएंगे जहाँ पे जो है हेलिकेस आके बाइंड करेगा, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है। उन सीक्वेंसेस को पहले रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है जहाँ से हमने रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है। देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही और आई साइट मिलने वाली है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर हमें एक से ज़्यादा और आई साइट मिलती है। ऑलमोस्ट हर एक क्रोमोसोम के अंदर हमें एक साइट ज़रूर मिलती है, मोर देन वन साइट। ठीक है, मोर देन वन साइट हमें यूकैरियोट्स के अंदर मिलने वाली है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही और आई साइट है। ठीक है, उसको पहचानना भी इजी है। यूकैरियोट्स के अंदर एक से ज़्यादा और आई साइट हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम प्रोसेस में देखें तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हमने देख लिया कि जो ये डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, इनिशिएशन में हमने क्या करना है। इनिशिएशन में हमारा यही स्टेप होने वाला है कि हमने रिकॉग्नाइज करना है किसको, और राइट साइड को। तो जब राइट साइड रिकॉग्नाइज हो गई है, अब जो राइट साइड रिकॉग्नाइज हो गई है उस पर आके कौन बाइंड कर जाएगा, उस पर आके कौन बाइंड करेगा, हेलिकेस। और जैसे ही हेलिकेस बाइंड करेगा, यानी कि जो हेलिकेस है अगर वो आके बाइंड करा है तो उसने क्या करा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन अप करवा दिया। यानी कि बाई डायरेक्शनल उसने काम किया हेलिकेस ने, और डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे उनको मेल्ट करवाया। स्टार्ट कहाँ से किया उसने, और राइट साइड से, यानी कि और राइट साइड के दोनों डायरेक्शंस में बाई डायरेक्शनल काम करता है हेलिकेस ने बाई डायरेक्शनल काम करके दोनों तरफ से डीएनए को मेल्ट करना स्टार्ट किया। और जब वो मेल्ट किया तो सेंटर में जो ये जहाँ से डीएनए ओपन हुआ है, जहाँ से बॉन्ड मेल्ट हुए हैं, वो जो सेंटर में बन चुका है इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन फोक। और जो ये रेप्लिकेशन फोक बना है ये वाई शेप फोक बना है इस तरीके से, यानी कि जो ये रेप्लिकेशन फोक है यहाँ पे ये वाई शेप फोक है, और इसी रेप्लिकेशन फोक के अंदर क्या स्टार्ट होने वाली है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है। अब नेक्स्ट देखो, अब हेलिकेस ने आया, हेलिकेस ने अपना काम कर दिया, उसने डीएनए को अनवाइंड करवा दिया, रेप्लिकेशन फोक बनवा दिया। अब किसकी बारी है आगे आके काम करने की, पॉलीमरेज का काम करने की। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये और आई साइट है, हेलिकेस ने अपना काम कर दिया। भाई अगर मान लो डीएनए रबड़ बैंड की तरह दोबारा से इलास्टिसिटी दिखाए और वापस से कॉइल होने की कोशिश करे तो उसे तो रोकना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एसएसबी प्रोटीन्स, यानी कि डीएनए को दोबारा से कॉइल होने से बचाने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए, इसके लिए यूज़ होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अराउंड 64 सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स दे विल बाइंड विद द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन द बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ से वो एसएसबी प्रोटीन्स बाइंड करेंगे। इसके बाद और कौन आता है जो डीएनए की को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करता है, दैट इज़ द टोपोआइसोमरेज एंजाइम। टोपोआइसोमरेज एंजाइम आएगा, प्रिवेंट सुपर कॉइलिंग। क्या करेगा, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड्स में सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब टोपोआइसोमरेज को हम प्रोकैरियोट्स के अंदर गायरेज बोलते हैं, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर हम इसे गायरेज बोलेंगे, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इसे हम क्या बोलते हैं, ये दो टाइप्स का टोपोआइसोमरेज होता है, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2। अब देखो, अब जब
टोपोआइसोमरेज और एसएसबी प्रोटीन लग चुके हैं। अब किसकी बारी है? अब हमें चाहिए आरएनए प्राइमर। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ आरएनए प्राइमर की। देखो आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर है मतलब आरएनए सीक्वेंसेस होंगे, तो 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड से बना ये आरएनए प्राइमर हमें चाहिए। ठीक है, अब ये आरएनए प्राइमर आके बाइंड करेगा किसके साथ? डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ बाइंड करेगा। कौन? आरएनए प्राइमर, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये बाइंड करेगा। अब इसका रीज़न क्या है कि हमें आरएनए प्राइमर क्यों चाहिए? देखो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ना, उसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जब भी उसकी एक्टिविटी है 5' to 3' और उसे जब भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं उसके लिए उसे चाहिए 3' एंड, तभी वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा पाएगा। तो यानी कि जो आरएनए प्राइमर है वो आके बाइंड करेगा। ठीक है, आरएनए प्राइमर आया, इसने क्या करा? राइट साइड की दोनों तरफ बाइंडिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि यहाँ पे वो 5' to 3' हमारा आरएनए प्राइमर लग गया। इधर भी हमारे पास, ठीक है, इधर भी 5' to 3' प्राइमर लग गया। सेम हमारा जो है प्राइमर 5' to 3', ठीक है, और 5' to 3' आरएनए प्राइमर लग गया। अब क्या होगा? देखो आरएनए प्राइमर लग गया, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? अब सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज को ये 3OH एंड दिख रहा है, उसको ये 3OH एंड दिख रहा है, आरएनए प्राइमर का 3OH एंड दिख रहा है। अब आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा वो हम समझते हैं। देखो ये था हमारा रेप्लिकेशन फोक, ठीक है, ये है हमारा रेप्लिकेशन फोक, ये है हमारी ओराई साइट। ठीक है, आरएनए को हम अटैच कर देते हैं। दिस इज़ 5' to 3', दिस इज़ 3' to 5' स्ट्रैंड। अब ये रहा आरएनए पोल 5' to 3', ठीक है, सॉरी मैं आरएनए पोल बोल रही हूँ, दिस इज़ आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर आया, अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करेगा। अब उसको 3OH एंड मिल गया। अब वो क्या करेगा? अब वो न्यूक्लियोप्लाज्म में जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जैसे कि ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, इनको लेके आएगा यहाँ पे ऐड करवाने के लिए। अब देखो जो हमारा 3' एंड है, 3OH क्या करेगा? जो अगले वाला न्यूक्लियोटाइड आने वाला है उसके फॉस्फेट एंड पे अटैक करेगा, ठीक है, ताकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सके। अब जो हमारे पास जो ये 3' एंड है, इसके आगे क्या ऐड हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड ऐड होता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज ने क्या कर दिया? सपोज ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। अब ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करा तो यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड का 5' एंड था, ये न्यूक्लियोटाइड का 3' एंड है। अब फिर से आगे 3' एंड है, तो कोई बात नहीं, चलो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते चलो, और इस तरीके से ये स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं। अब सामने देखो, सामने ये रहा हमारा आरएनए प्राइमर, ये है 5' एंड और ये है हमारा 3' एंड। अब देखो ये इसका काम भाई डीएनए पोल एक ही डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, वो है 5' to 3'। अब इधर तो उसने 5' to 3' ऐड कर दिए, अब इधर उसको दिक्कत आ रही है क्योंकि इधर तो 5' एंड है। फिर क्या करेगा? तो उसने क्या करा, ये 3' एंड है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड तो ऐड कर दिया, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया। अब आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इधर इस तरफ को ये वाला स्ट्रैंड इस तरफ को बन रहा है और ये वाला स्ट्रैंड इधर को बन रहा है। ठीक है, 5' डीएनए टेम्पलेट के 5' की तरफ। ठीक है, अब होगा क्या? अब आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए फिर से एक प्राइमर लेके आओ। भाई ये लो, हम एक और प्राइमर ले आए, ये है 5' to 3' एंड। अब लगा दो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड लगा दिया। अब फिर से आगे करने के लिए फिर से प्राइमर लेके आना पड़ेगा। मतलब बार बार आरएनए प्राइमर को इधर लेके आना पड़ेगा ताकि 3' एंड मिल सके और न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सके। और इधर वाले को क्या दिक्कत है? इधर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये था उसका 5' to 3' एंड। ठीक है, और सेम अगर मैं
इसको देखो 3' एंड आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज को मिल रहा है, और ये देखो ये इसने न्यूक्लियोटाइड आराम से ऐड करवा दिए डीएनए पोल ने, तो ये भी लीडिंग कर रहा है भाई, ये जल्दी पहुंच गया यहाँ पे। अब मैं सामने वाला देखूँ, ये थी और आई साइड, और इस तरफ का देखो, ये लो, ये रहा इसका आरएनए प्राइमर, ये था 5' एंड और ये था आरएनए प्राइमर। अब फिर से वही दिक्कत आ गई, अब इधर डीएनए पॉलीमरेज से ये वाला, ये तो उल्टी तरफ हो गई। अब फिर से यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, वो तो चलो कर दिया, अब वापस यहाँ पे भाई आरएनए प्राइमर लगाओ, ये लो हमने फिर से एक आरएनए प्राइमर दे दिया, और फिर से यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड तो ऐड हो गया। अब बार बार प्राइमर ऐड करना पड़ रहा है सामने वाली साइड पे, यानी कि एक तरफ जब लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है तो ऑपोजिट साइड पे क्या बन रहा है, लेगिंग स्ट्रैंड। ऑपोजिट वाली साइड पे क्या बन रहा है, लेगिंग स्ट्रैंड। यानी कि जैसे ये मैं 2 डीएनए के स्ट्रैंड बना रही हूँ, ठीक है, ये है 5' to 3' एंड, ये है 3' to 5' एंड। सपोज दिस इज डीएनए नंबर ए, दिस इज डीएनए नंबर बी, ये है 3' to 5' एंड, ये है 5' to 3' एंड। अब ये रही और आई साइड, ये है अपर लेफ्ट, ये है अपर राइट, ये है लोअर लेफ्ट और ये है लोअर राइट। अगेन इसमें भी ये अपर लेफ्ट और ये है अपर राइट, और ये है लोअर लेफ्ट और ये है लोअर राइट। अब देखो डीएनए किस तरफ हमारे पास क्या बनेगा, लीडिंग बनेगा, और किधर लेगिंग बनेगा। देखो अपर लेफ्ट है, ठीक है, प्राइमर लग गया, 3' एंड डायरेक्ट है, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज को कोई चिंता नहीं है, इधर लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। यानी कि जिस तरफ डीएनए स्ट्रैंड का 5' एंड प्रेजेंट है उधर लीडिंग ही बनेगा, मतलब अपर लेफ्ट में और लोअर राइट में लीडिंग स्ट्रैंड बनने वाले हैं। अगर मैं इस तरफ देखूँ, इस डीएनए बी में बात करूँ, तो डीएनए बी के अंदर अपर राइट में लीडिंग और लोअर लेफ्ट में लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू कि किस तरफ लीडिंग बनेगा और किस तरफ लेगिंग बनेगा और क्यों बनेगा। थैंक यू।